And they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant. They can't do a thing about it. इजराइल में ईरान की जुल्फिकार मिसाइलों के धमाके ट्रंप के सभी दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरीन में 154 मिसाइलों और 362 ड्रोन का तहलका सुपर पावर के युद्ध जीतने के दावे को चकनाचूर कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में 6 मिसाइल फटने से साफ हो गया है कि ईरान बड़ी बेरहमी से दुश्मनों को मार रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान कि उनकी सेना 900 दिनों से युद्ध करते करते थक चुकी है, नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। जेडी वेंस का दावा कि ईरान जैकेट वाला एटम बम फोड़ने वाला है, परमाणु युद्ध की सटीक भविष्यवाणी साबित हो सकता है। यही होता है युद्ध भड़काने का खामियाजा। दुश्मन को कमजोर समझने से खुद की करारी हार के बढ़ जाने का खतरा। ट्रंप और नेतन्याहू को जोरदार झटके लग रहे हैं। ईरान तनकर युद्ध में खड़ा है। खाड़ी देशों की जमकर पिटाई ने, इजराइल में मची तबाही ने, अरब वर्ल्ड में अमेरिकी अड्डों की बर्बादी ने युद्ध को सबसे भयानक दौर में घसीट लिया है। अब ईरान की मिसाइलों का जोर दिख रहा है। अब ईरान के क्लस्टर बमों का शोर उठ रहा है। ईरान ने पेच कसकर रखा है। हर दिन पेच पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो युद्ध में किसी की मदद नहीं ले रहा है। रूस पर ईरान की मदद के जो आरोप लगाए गए, उसे भी Сергей Лавров ने खारिज कर दिया। Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что мы помогаем Ирану. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़ाई एक तरफा है। ईरान से ज्यादा बारूद इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, मगर ईरान का क्लस्टर अटैक उसे भारी साबित कर रहा है। इजराइल के आसमान में क्लस्टर वॉरफेयर चल रहा है। इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर की काट नहीं तलाश पा रहे। असल में जब ईरान से मिसाइल लॉन्च होती है, तब इजरायली रेडार उसे सिर्फ एक ही टारगेट समझते हैं। इसके बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर आयरन डोम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन 23,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मिसाइल अचानक आसमान में फटती है और उसके अंदर से 80 बमों की बौछार हो जाती है, जिससे डिफेंस सिस्टम को उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ईरान जब हवाई युद्ध में इजराइल अमेरिका के होश उड़ा रहा है, तो जमीन की लड़ाई में क्या होगा समझना मुश्किल नहीं। ईरान ने धमकी दी है, दुश्मन जमीन पर जंग शुरू करे, यही तो वो चाहता है। ईरान के यूएन दूत अली बहरीनी ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में दुश्मनों का टोटल सफाया तय है। Ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them, and I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे सबसे घातक माने जाते हैं। इनमें से 13 को ईरान धुआं कर चुका है, जिससे अब ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान की 6 लाख सैनिकों से टकराने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरा जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हथियारों का भी संकट बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमलों में कुवैत में यूएस पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अल उदैद एयरबेस के रडार सिस्टम को तबाह कर डाला है। बहरीन में ईरान के वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम जला डाला है।
वहीं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और जंगी हथियारों को नुकसान पहुंचा है। इधर संयुक्त अरब अमीरात के अल दफारा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकानों की रडार साइटों और बिल्डिंगों को ईरान उड़ा चुका है। अमेरिका को ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस पर झेलना पड़ा है। इसके साथ जॉर्डन में मुवफ्फाक अल साल्ती एयरबेस पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन नुकसान की जानकारी अमेरिका ने जारी नहीं की है। 13 सैन्य अड्डों पर ट्रंप को अब तक $800 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, युद्ध भड़कने से पहले अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन ज्यादातर सैनिकों को शिफ्ट कर दिया गया है। युद्ध में जान का लाखों लाख डॉलर के नुकसान ने ट्रंप को ईरान के एनर्जी सेंटर पर हमलों की डेडलाइन बढ़ाने पर मजबूर किया। उन्हें उम्मीद है कि इसके बदले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. ट्रंप की उम्मीदों पर ईरान बारूद बरसाने का बंदोबस्त कर रहा है। हॉर्मुज के बाद ईरान दूसरे सबसे अहम ऑयल रूट को बंद करने की तैयारी कर चुका है। इसका जिम्मा ईरान ने यमन के हूथी लड़ाकों को सौंपा है। ईरान ने यमन के पास बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। बाब अल मंदाब रूट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट दुनिया के महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से यूरोप और एशिया में गैस और तेल की सप्लाई होती है। लाल सागर के इस ट्रेड रूट से हर साल $1 ट्रिलियन का कारोबार होता है। हुती चीफ अब्दुल मलिक हुती को सुन लीजिए। ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप के चीफ ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى। युद्ध में अब ट्रंप के लिए आफत ही आफत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो ईरान के जैकेट एटम बम ने बढ़ा रखी है, जिसके खतरों को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को समझा दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने जानकारी दी है कि ईरान ने जैकेट वाला न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ईरानी मीडिया में उसके एनपीटी से बाहर निकल जाने की खबरें छप रही हैं। लेकिन क्या जैकेट परमाणु बम ईरान बना सकता है? अमेरिका के पास ऐसे एटम बम हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे छोटा परमाणु बम है, जिसमें 23 किलोग्राम वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जिसकी कुल क्षमता 10 टन टीएनटी की है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है। 440 किलो यूरेनियम से ईरान 11 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। लेकिन ईरान के पास न तो अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है, न ही उसके पास ऐसा कोई जंगी जेट जो सुपर पावर को दहला सके। तो फिर हमला होगा कैसे? इसकी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका में एक्टिव अपने स्लीपर सेल को यह मिशन सौंप सकता है। खैर, इस खतरे पर अमेरिका अलर्ट है, लेकिन जिस बात ने ट्रंप और नेतन्याहू को डरा दिया है वो इजराइल की सेना की कमजोरी है। इजराइल आर्मी 900 दिनों से लगातार युद्ध लड़ रही है, वो भी 1-2 नहीं 7 फ्रंट पर भयानक युद्ध, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। इसके चलते इजराइल की सेना में विद्रोह पनपने लगा है। ग्राउंड ऑपरेशन के करीब आकर अगर इजराइल के सैनिकों ने कदम पीछे खींच लिए तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप नेटो और खाड़ी देशों के साथ संयुक्त सेना उतारने का प्लान बना रहा है। पश्चिम एशिया में जारी इस जंग को 1 महीना हो चुका है, लेकिन असली कहानी गोलियों और मिसाइलों की नहीं, नुकसान की है। कौन कितना टूटा, किसने कितना खोया और किस पर कितना खर्च हुआ। चलिए आपको दिखाते हैं कि महज 20 दिन की जंग में अर्थव्यवस्था कैसे घायल हो गई है। जंग से हासिल भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बेहिसाब छीनती है।
लोग मारे जाते हैं, शहर खंडहर में बदल जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ईरान की जमीन पर जो जंग लगातार बड़ी होती जा रही है, उसके नुकसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे बड़े हमलों से बचा लिया, यानी जमीन पर अमेरिका को झटका कम लगा। लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं है, आगे है, जहाँ नुकसान रुपयों में दिखता है। अब बात करते हैं। अमेरिका इस जंग में रोज करीब 7,000 से 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सोचिए, ये रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी हर दिन पैसा आग की तरह जल रहा है। इजराइल की कहानी भी ऐसी ही है। इस जंग में इजराइल को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं, जो हर रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानी नुकसान सीमित है, लेकिन पूरी तरह शून्य नहीं। कुछ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं और कई घायल। यानी इजराइल के लिए भी ये जंग सुरक्षा बनाए रखने की कीमत बन गई है, जो हर दिन और बढ़ती जा रही है। अब ईरान की बात करें तो यहाँ तस्वीर ज्यादा गंभीर है। ईरान को सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि भारी सैन्य नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 190 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए, कई ड्रोन सिस्टम और नेवी शिप भी तबाह हुए। अगर भारतीय रुपयों में समझें तो अब तक का सैन्य नुकसान करीब 2 से 4 लाख करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। यानी ईरान की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा है और इसकी भरपाई आसान नहीं है। तस्वीर साफ है, अमेरिका पैसा खो रहा है और ईरान इंसान और संसाधन दोनों। एक तरफ तकनीक और पैसा है, दूसरी तरफ जनहानि और तबाही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जंग लंबी चली तो कीमत कितनी बढ़ेगी, क्योंकि युद्ध में जीतने वाला भी हारता है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। महायुद्ध का क्या अब और भी भीषण होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को उतारने का प्लान जी तैयार किया है, जिसके तहत ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप तैयार, अब ईरान पर अंतिम प्रहार। युद्ध का नया चरण, अब जमीन पर रण। पेंटागन के वॉर रूम में बन गया प्लान जी। ईरान की धरती पर अमेरिका के 10,000 सैनिक। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की बातें चल रही हैं। ट्रंप ने अगले 10 दिनों यानी 6 अप्रैल तक के लिए ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप अब वो करने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त
बड़ी जमीनी कार्रवाई कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तैनाती पहले से मौजूद सैन्य बलों से अलग होगी। स्टेट ऑफ हार्मुज और ईरान के खार्ग द्वीप के पास इन सैनिकों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरह स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाना चाहते हैं। ट्रंप के निशाने पर खार्ग द्वीप भी है, क्योंकि इसी द्वीप से ईरान अपना कच्चा तेल दुनिया भर में भेजता है। ट्रंप इस पर कब्जा करके ईरान की कमर तोड़ देना चाहते हैं। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. बड़ी बात यह है कि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कुवैत में अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। बहरीन में 9,000 हैं। इसी तरह यूएई में करीब 5,000 और सऊदी अरब में 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। इसके अलावा अमेरिका पहले ही अपने 82वें एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5,000 नौसैनिकों और 2,000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। उधर ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। IRGC ने अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए नई उम्र के 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को सेना में भर्ती किया है। मतलब ट्रंप ईरान पर जितना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ईरान उससे कई गुना ज्यादा फोर्स से उन्हें जवाब देता है। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। They are now talking about negotiations is, in itself, an admission of defeat. Were they not demanding unconditional surrender? So why are they now speaking about negotiations? I will explain this further, because there are no negotiations taking place. But the very fact that an enemy that was seeking our unconditional surrender is now talking about negotiations, requesting talks and mobilizing its highest officials to negotiate with the Islamic Republic means accepting defeat. इस बीच खबर ये भी है कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में से एक मानी जाने वाली IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। इजराइल की सेना की तरफ से 15,000 सैनिकों की कमी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाने की योजना बनाई है। ईरान के साथ इजरायल की जंग जारी है। दुनिया में तनाव चरम पर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज अलग ही कहानी बयां कर रहा है। डांस करते हुए, जीत के दावे करते हुए और खुद को पीस मेकर बताते हुए ट्रंप सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का आत्मविश्वास है या फिर हकीकत से दूरी, या फिर ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाने के लिए सोचा समझा नैरेटिव है। महायुद्ध में ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। ईरान अमेरिका के बीच शुरू हुए इस युद्ध से पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है। लेकिन ट्रंप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बयानों से ऐसा संदेश दे रहे हैं जैसे उन्होंने ये युद्ध पहले ही जीत लिया हो। ट्रंप की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वो एक भाषण के तुरंत बाद डांस करने लगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, मियामी में अर्थशास्त्र पर बड़ा भाषण देने जा रहा हूं। ईरान में हमारा सैन्य अभियान शानदार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जब दुनिया भर में ईरान युद्ध को लेकर हड़कंप मचा है और इसको लेकर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसे वक्त में
ट्रंप ने 8 युद्ध रुकवाने का दावा पेश करते हुए खुद को पीसमेकर बता दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं उनकी विरासत एक महान शांतिदूत के रूप में बने। And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. ट्रंप ने ईरान को अपने खास लहजे से संदेश देने की कोशिश की जब उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया और फिर ऐसा एक्ट किया जैसे उनकी जुबान फिसल गई हो। लेकिन ये साफ दिख रहा था कि ट्रंप ने जैसे जानबूझकर ये बयान दिया। इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी ईरान से युद्ध को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना ही होगा। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल को भी याद किया जब उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उन्होंने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर ईरान को $1.7 बिलियन की मदद को लेकर हमला बोला। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो से हटने का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा अमेरिका नाटो की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता है, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन लगता है अब ऐसा करना जरूरी नहीं। I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them. But now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान और विरोधियों पर तंज उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उनका आत्मविश्वास है या हकीकत से दूरी, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है?